अस्सलामुअलैकुम भाई, गुड मॉर्निंग। जागो लोहार में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा। सिर्फ उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब आज क्योंकि वीकेंड है, सैटरडे है, और हमारी यही कोशिश होती है वीकेंड का शो जो है वो थोड़ा सा लाइटर नोट पर हो और हम ऐसी डिस्कशन करें, ऐसी गुफ्तगू करें जिससे हमारा वीकेंड भी अच्छा गुजर जाए। ज़्यादा बर्डन हमने आपके ऊपर भी नहीं डालना और ख़ुद के ऊपर भी नहीं डालना है। तो जनाब आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे किसी अच्छी एडवाइस के साथ, जिस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर हम करते हैं। या तो कोई कहानी, एक स्टोरी होती है मेरे पास जो आप तक पहुंचानी होती है, या कोई ऐसी अच्छी एडवाइस होती है जो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो आज हमने बात करनी है कि मनफी सोचों पर काबू किस तरह पाया जा सकता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, हर वक्त उनके दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी थॉट्स मौजूद होती हैं जिनको चाहते ना चाहते हुए भी वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आप लोग भी देखते होंगे कि हर टाइम कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चलता रहता है। वो इसलिए चलता है कि हम अपनी सोचों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हमने अपना जो थॉट प्रोसेस है उसको किस तरफ लेके जाना है, किस सिमत में लेकर जाना है, अच्छी सिमत में लेके जाना है या बुरे सिमत में लेके जाना है। एक जाल सा बुना हुआ होता है हमारे दिमाग के अंदर, और हर टाइम घड़ी की टिक 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 की तरह वो जो थॉट्स होते हैं, वो जो सोचें होती हैं वो चल रही होती है। इवन दो कि मेरे साथ भी होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि मैं सो भी रही होती हूँ तो तब भी मेरा दिमाग चल रहा होता है और उसमें कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस हो रहा होता है, और सुबह जब उठती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे रात पूरी नींद ही नहीं आई है और आप अच्छे तरीके से सो ही नहीं पाए, रिलैक्स ही नहीं कर पाए। और अगर ये मेरे साथ हो रहा है तो बहुत से देखने वाले लोगों के साथ भी ये चीज़ें चल रही होती हैं। इसकी वजह से आपकी अपनी जो कह लें कि मेंटल हेल्थ है ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। आपको समझ नहीं आता कि आपके साथ हो क्या रहा है। आप बिला वजह बहुत सी सोचों में गुम रहते हैं। आपका दिमाग चलता रहता है, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आपने किस तरह फ़िल्टर लगाना है अपनी सोचों के ऊपर और उनको किस तरह अपनी दिमाग को या अपनी सोच को डाइवर्ट किस तरह करना है। तो ये जो मनफी सोचें होती है ना, ये हर वक्त कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर रही होती है मेंटली भी। और अगर आप मेंटली ऑक्यूपाइड रहते हैं, मेंटली आप हर टाइम आपका दिमाग चलता रहता है, तो फिज़िकली भी कह लें कि आपकी एनर्जी ड्रेन आउट होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी सोचों का अहाता करें, अपनी सोचों के ऊपर कमन डालें। आपको पता हो कि आपने अपनी सोच को किस तरह डाइवर्ट करना है। आपका जो सोचने का तरीका है, जो ज़ाविया है, उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। मनफी सोचें आएंगी, लेकिन उनको हैंडल किस तरह करना है, उनको किस समत में लेकर जाना है, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आपकी सोचें आपके हाथ में होनी चाहिए, ना कि आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा हो। हमारे यहाँ पे हमें समझ नहीं आता है। अपनी सोचों को अलाइन करने के हवाले से भी बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं। योगा इस हवाले से बहुत ही एक अच्छी टेक्निक है जो आप कर सकते हैं। आपको वो मेंटली भी, फिज़िकली भी, स्पिरिचुअली भी आपको अलाइन करता है। आप जो इधर उधर डगमगा जाते हैं, आपकी सोचें जो है अलाइन नहीं होती हैं, आपको सिमत नहीं मिल रही होती, आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही होती, वो उस हवाले से योगा बेहतरीन तरीका इलाज है मुझे लगता है। दूसरा, आप ख़ुद के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। आप देखें, आप सोचें बैठकर कि आपके दिमाग में जो सोच आ रही है, क्या ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। अगर वो फ़ायदेमंद नहीं है आपके लिए, तो आप अपनी सोच को डाइवर्ट करने की कोशिश करें, कुछ और अच्छा सोचने की कोशिश करें। हम क्योंकि इंसान हैं तो हम लोग ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, हम उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। कोई भी सोच अगर नेगेटिव है ना, तो वो जल्दी पॉपअप होगी हमारे दिमाग के अंदर, ना कि पॉजिटिव होगी। तो इसलिए अपने आप को इस प्रैक्टिस के अंदर डालें कि आप अपनी सोच को किस तरह बेहतर करना है, किस तरह आपने पॉजिटिव थिंकिंग करनी है। बहुत सारी कोट्स आपको इसके ऊपर मिल जाएंगी, बहुत सारी बुक्स आपको इसके ऊपर पढ़ने के लिए मिलेंगी जो आपको बताएंगी कि आपने अपनी ओवर थिंकिंग को किस तरह बेहतर बनाना है। ओवर थिंकिंग कभी कभी बहुत अच्छी भी होती है,
आपको जो है ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी निकाल के देती है। लेकिन कभी कभी ओवर थिंकिंग करना बहुत ही बुरा हो जाता है। हम सब के लिए, हमारी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कह लें कि ओवर थिंकिंग करना परेशान कुन साबित होता है। वो किस तरह कि हम हर चीज़ को ना फिर एक्सट्रीम पर ले जाते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, हमारा एक दिमाग में एक सोच आती है, हम उसके बारे में इतना सोचते हैं कि जो नहीं भी होना होता ना, वो भी हमारे दिमाग में सोच आ जाती है और कहीं ना कहीं फिर हमें लगता है कि ये होगा ही ज़रूर, और फिर हम उस सोच को लेके बैठ जाते हैं और फिर हम परेशान हो जाते हैं। परेशान होते हैं तो कहते हैं ना कि जैसा गुमान करोगे वैसा ही मिलेगा। तो अगर आप गुमान ही नेगेटिव करेंगे, मनफी सोच हमेशा आपके दिमाग में रहेगी और गुमान भी वैसे ही करेंगे, तो फिर आपके साथ ऑटोमेटिकली वैसा ही होना शुरू हो जाता है। ये कह ले कि एक हकीकत है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो आप सोचते हैं ना वैसा ज़रूर होता है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, हर सिचुएशन में अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं, तो आपके साथ पॉजिटिव ही होता है, अच्छा ही होता है। और अगर आप हमेशा तनकीद का निशाना बनाते हैं लोगों को, हमेशा आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आती है, आप हमेशा गलत सोचते हैं लोगों के बारे में, अपने बारे में, किसी भी सिचुएशन के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने किसी को मैसेज किया है, उसने वो मैसेज सीन कर लिया है और किसी रीज़न की वजह से वो फ़ौरन से आपको जवाब नहीं दे पाया या दे पाई, तो आप ना फ़ौरन से एक्सट्रीम पर जाके सोचना शुरू कर देते हो कि पता नहीं मुझे इग्नोर किया है, पता नहीं क्यों नहीं मुझे रिप्लाई किया, क्या वजह है, ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया। तो आप इतनी ज़्यादा रीज़निंग अपने आप को देना शुरू कर देते हैं कि इतनी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि आप ख़ुद को परेशान कर लेते हैं। किसी और का तो कुछ नहीं जाएगा, आप तो ख़ुद परेशान होंगे उन सोचों की वजह से। और जब वो बंदा आएगा वो आपको बताएगा कि फ़लाँ चीज़ की वजह से मैं इधर मसरूफ़ हो गया, मैं ये करने लग गया, इसलिए मैं आपको रिप्लाई नहीं बर वक्त कर पाया। तो ये इतनी सी बात थी, लेकिन वो आपने इतनी सी बात को इतना बड़ा पहाड़ बना दिया है। तो क्या फ़ायदा ये मनफी सोचों को लेकर चलने का, अपने ऊपर सवार करने का। और इसकी वजह से आजकल लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि उन्होंने कैथारसिस कैसे करना है। लोगों से बात करें, एक दूसरे से बात करें, खामोशी बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन अपने थॉट प्रोसेस को बेहतर करने के लिए ना आपको लोगों से बात करनी चाहिए। अपने इर्द गिर्द आपके बहुत अच्छे लोग, आपके पास फैमिली मेम्बर्स होते हैं, आपके दोस्त अहबाब होते हैं, ऐसे पार्टनर्स होते हैं जिनके साथ आप अपनी शेयरिंग कर सकते हैं, अपने थॉट शेयर कर सकते हैं। वो आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरह क्या करना है, क्या नहीं करना, आप ये वाली सोच को आगे लेकर चलें या नहीं चलें। ये आपको बड़ा अच्छा कोई और सेकेंड ओपिनियन दे सकता है। तो इसलिए अपनी सोचों को सिर्फ अपने तक महदूद ना रखा करें, थोड़ा बहुत शेयरिंग की तरफ भी जाए। आई नो कि बहुत मसरूफ़ दौर गुजर रहा है, हर कोई अपनी अपनी में पड़ा हुआ है कि हम आगे निकल जाएं दूसरे से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपने लिए ज़रूर वक्त निकालें। और आज क्योंकि वीकेंड है, तो वीकेंड अच्छे तरीके से मनाइए, अपने लिए वक्त निकालिए, दोस्तों के साथ बाहर जाइए, खूब एंजॉय कीजिए और ख़ुद को थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश किया करें, अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश किया करें। तो अभी हम प्रोग्राम में भी आगे बढ़ते हैं जनाब। अब कुछ न्यूबॉर्न बेबीज़ के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो सर्द मौसम है, इसकी शिद्दत सबसे ज़्यादा बच्चों को इफ़ेक्ट कर रही है। वो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं या 1 साल से 5 साल के बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं। एक तो नमूनिया उन्हें इफ़ेक्ट कर रहा है। नमूनिया से कल भी हमने जिस तरह बात की थी कि 36 से 40 बच्चे जो हैं वो सिर्फ जनवरी के महीने में मौत के मुंह में चले गए हैं कि वो नमूनिया का शिकार हो गए थे। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस फैल रहे हैं जो बच्चों को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। न्यूबॉर्न बेबीज़ में ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेशंस पाई जाती हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है, इसको किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है, साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो ख़ुद से तो बता नहीं सकते कि उन्हें क्या हो रहा है। तो इस तरह की कौन से साइंस एंड सिम्टम्स जो माँओं को पता चल जाए और वो फ़ौरन से डॉक्टर के पास लेकर जाएँ ताकि कॉम्प्लिकेशन बढ़ने से पहले उसे बचाया जा सके। तो आज हम इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ डायबिटीज़ बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बड़ों में तो हम चले सुनते ही हैं कि डायबिटिक है या ज़्यादा चीनी खाने से जनाब शुगर हो जाती है। ये भी एक मिथ जो है वो रिकॉर्ड की जाती है और बताई भी जाती है। लेकिन बच्चों में डायबिटीज़ क्यों बढ़ती जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। तो हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब मौजूद हैं, हेड ऑफ पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है, सर्विसेज हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है और चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो।
डॉक्टर साहब, बच्चों के हवाले से आजकल सारे बड़े परेशान हैं, ख़ासतौर पर जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि एक तो सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इस सर्दी में वायरल इन्फेक्शंस बढ़ते जा रहे हैं। तो नमूनिया से ही स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हर तरफ अभी नमूनिया के केसेस ही रिपोर्ट हो रहे हैं और हॉस्पिटल्स पर भी नमूनिया के मरीज़ जो हैं वो ही आ रहे हैं। तो ये क्यों इतना बढ़ता जा रहा है? इस साल मुझे लगता है कि ज़्यादा नमूनिया हो रहा है बच्चों को, या रिपोर्ट ज़्यादा हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेफिनेटली नमोनिया तो होता ही है, दूसरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस वो भी है ना सर्दियों में ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन चूँकि इस दफ़ा सर्दी की शिद्दत भी कुछ ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये बच्चों में ना जो ये इश्यूज़ ज़्यादा होते जा रहे हैं। फिर इसके अलावा आपने देखा होगा कि इस दफ़ा स्मोक जी ये भी है ना जो वो बड़ी सिग्निफिकेंट रही है। तो ज़ाहिर है स्मोक से भी है ना जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एज वेल एज जो इम्यूनिटी बच्चों की कम होती है, उनमें प्रॉब्लम्स है ना जो वो आ जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स स्पेशली रेस्पिरेटरी इसमें हो रहे हैं, हाँ। छोटे बच्चों में, और न्यू बॉर्न्स की आपने बात की है जी। तो न्यू बॉर्न्स में एक तो ये होता है कि समटाइम्स नेज़ल ब्लॉकेड होता है, हाँ। फ्लू हो जाता है बहुत ज़्यादा, उससे ना जो वो नाक बंद हो जाता है बच्चों का, बच्चे काफ़ी इरिटेबल होते हैं जी। एक तो ना सांस लेने में आवाज़ आती है, दूसरे ना फीड लेने में प्रॉब्लम होता है बच्चों को। तो आल्दो अगर बहुत ज़्यादा बुखार साथ नहीं हो रहा तो ये इसको कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल आप नॉर्मल सेलाइन के कतरे नाक में डाल सकते हैं, नेबुलाइज भी करते हैं, नेबुलाइज भी करते हैं। और ये बेसिकली दोनों एक ही मकसद के लिए चीज़ें होती हैं। नेबुलाइज भी आप कर सकते हैं सिंपल नॉर्मल सेलाइन के साथ, या फिर इसमें नॉर्मल सेलाइन के कतरे नाक में डालते हैं, तो उससे ना जो सिक्रीशंस थिन होके निकल जाती हैं। चाहे तो आप ना सक कर सकते हैं ब्लड शक्कर के साथ छोटे बच्चों में, अदरवाइज इस तरह भी ना नाक साफ़ हो जाता है। तो लिहाजा उससे नाक जब साफ़ हो जाता है तो फिर जो आवाज़ आ रही होती है वो भी कम हो जाती है। लेकिन चूँकि ये आमतौर पे वायरल इन्फेक्शन से होती है, तो लिहाजा उसके लिए थोड़े बच्चे इरिटेबल भी होते हैं, फीड लेने में भी बड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, तो बच्चे तो फिर छोटे से बच्चे हैं, तो उनमें साथ में जो आप सिंपल पैरासिटामोल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूजुअली वायरल इन्फेक्शन थोड़े दिन ज़्यादा ले जाता है ठीक होने में, 5-7 दिनों में बच्चे ठीक हो जाते हैं। ये तो होगी बात सिंपल न्यू बॉर्न्स की जिनका नाक बंद होता है, जिनका नाक बंद है, ये चेस्ट इन्फेक्शन उन्हें हो गई है। ये आम वाली जो हम बात कर रहे हैं जो नॉर्मल होती है। अब आएंगे थोड़े जो ज़्यादा वायरल इन्फेक्शंस फैलते हैं, जिसमें एक CMV वायरस भी है। वो क्या वायरस है? CMV वायरस है, बेसिकली वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो डिफरेंट है, अच्छा। हाँ, मैं थोड़ा सा पहले बात कर लूँ उसी पे। जो अब अभी हमने ना नाक बंद होने की वजूहात और उसकी जिक्र किया। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन कुछ और होते हैं जिनके अंदर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाती है एयरवेज की और लंग्स की। अच्छा। उसमें एक है ना ब्रोंकियोलाइटिस है। ब्रोंकियोलाइटिस भी एक वायरल इन्फेक्शन है। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स नाक बंद होने की निस्बत ज़्यादा होती है। अच्छा। इसमें ये होता है कि सांस लेने में सांस की रफ्तार बहुत तेज़ होती है। लो ग्रेड फीवर होता है, या समटाइम्स फीवर होता भी नहीं है। अच्छा। फीड लेने में बच्चे को प्रॉब्लम होता है। बच्चा छोड़ के फीड लेता है। अच्छा। और कम भी कर देता है। इसके अलावा यह कफ इसमें बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंशिएट दूसरों से करने में इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि ये बच्चा सिक लगता नहीं है। आल्दो अच्छा। रफ्तार बहुत तेज़ होती है, वो उसकी सांस लेने की, ठीक है, लेकिन यह है कि सिक लगता नहीं है। अच्छा। हेल्दी लगता है, ठीक है। तो ये वायरल इसमें सांस में आवाज़ आती है साथ है ना। ठीक है। तो इसमें भी है ना जो आपने सिंपल पैरासिटामोल वगैरह इस्तेमाल करना होता है। नेबुलाइज इसमें करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। समटाइम्स उसमें मेडिसिन भी है ना जो ऐड करना पड़ती हैं सिंपल नॉर्मल सेलाइन के साथ। लेकिन ऐसे कौन सा साइंस एंड सिम्टम्स हो जिसमें अब सिर्फ घर में ट्रीटमेंट हमने नहीं देना है, अब हमने डॉक्टर के पास जाना है बच्चे को लेकर? सांस की रफ्तार बहुत तेज़ हो, साथ बुखार बच्चे को हो जाए, अच्छा, फीड लेना कम कर दे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब बच्चा फीड लेना कम कर देता है तो अब फौरन जो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मतलब ये एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है, अगर फीड लेना अगर बच्चे ने कम कर दिया तो कोई ना कोई उसे इन्फेक्शन हुआ। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट छोटे बच्चों की है ना जो अलामत होती है। तो लिहाजा उस सूरत में, या फिर बच्चा साइनोज हो जाता है, कफ बहुत ज़्यादा होने की वजह से है ना जो चेस्ट के लोअर पार्ट में है ना जो रिस्ट्रैक्शंस हम कहते हैं, गड़े पड़ते हैं नीचे है ना, तो ये सिग्निफिकेंट। या बच्चा सूंघना शुरू कर देता है। अच्छा, ठीक है। तो ये बेसिकली हम इसको मोर्निंग कहते हैं। तो ये भी एक है ना जो सीवियरिटी की अलामत होती है। तो ऐसी सूरत में
डॉक्टर के पास जाना है जो वो लेके जाना चाहिए। अच्छा, ये तो दो होगी। अब आ जाते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना जो, ये ज़्यादा सीरियस होते हैं। अच्छा, इसमें बुखार ज़्यादा होता है, इसमें बच्चा सिक लगता है, और साथ फीड लेने में इसमें भी है ना जो वो प्रॉब्लम होता है, बुखार है ना जो वो इसमें ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली। और बाकी वही है ना, कफ इसमें होगी, सांस लेने में तकलीफ़ होगी, इसमें सिग्निफिकेंट जो है ना जो ये प्रॉब्लम होगा कि सांस लेने में तकलीफ़ होगी, और जो चेस्ट के नीचे वाले हिस्से पे है ना जो गड़े पड़ेंगे, जिसको है ना रिसेशन है ना जो वो कहते हैं, ये अलामात है ना। इसमें भी है ना जो बाकियों के साथ साथ चूँकि फ़ीड का इशू भी आ गया है, तो लिहाजा इसमें फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और इसमें यूजुअली एडमिशन करके है ना जो बच्चे और ये कितनी कंडीशन ख़राब हो जाती है बच्चों की, और बहुत से बच्चे जो है वो इतना स्वेयर बीमार हो जाते हैं, खासतौर पे ये जितनी शिद्दत बढ़ती जा रही है। अच्छा, दूसरा जो एक और CMV वायरस की हम बात करते हैं, जो माओ से बच्चों को होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माओ को हो जाता है, और वो बच्चों को आगे वो स्प्रेड या ट्रांसफ़र कर सकती है, तो उससे किस तरह बचा जा सकता है, और उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं माँ को भी और बच्चे को भी? ये आमतौर पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को है ना जो वो होता है साइटोमेगालो वायरस, और उनको कैसे होता है, उनको भी ना डेफिनेटली ट्रांसमिट होता है दूसरे इन्फेक्शन कैरिंग पर्सन से। उनमें बच्चे भी इम्पॉर्टेंट हैं। बच्चों की है ना जो सिक्रीशंस, नाक की सिक्रीशंस ऐसे हो सकता है, इसके अलावा सलाइवा से है ना जो ये स्प्रेड करता है। तो लिहाजा इससे बचने के लिए बेहतर है कि माएँ है ना जो जब बच्चों की सफाई करती हैं तो हाथ अच्छी तरह है ना जो सोप के साथ धोएं, फिर जो फूड होती है दूसरों के साथ शेयर ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दूसरे किसी बच्चे या बड़े को इन्फेक्शन ये है तो उससे सलाइवा के ज़रिए स्प्रेड करता है। ज़्यादा कटलरी है ना जो वो शेयर ना करें, फूड और दूसरी चीज़ें ड्रिंक्स वगैरह ना वो शेयर ना करें। तो तीसरे नंबर पे फिर वही बात आ जाती है, अगर आप किस करते हैं बच्चे को है ना जो इन्फेक्शन है ये वाला, तो मदर को है ना जो स्प्रेड हो सकता है। अच्छा, अब माँ में है ना क्या साइन सिम्टम्स होते हैं। माँ को है ना जो वो फीवर हो सकता है, कफ होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और साथ लिम्फ नोड्स होते हैं, गिल्टियाँ बन जाती हैं, वो इनलार्ज हो सकते हैं, फटीग बहुत ज़्यादा होती है माँ को। अच्छा, तो इसमें बेसिकली माँ से बच्चे को इस इन्फेक्शन की ट्रांसमिट होने के चांसेस फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में अबाउट 30 to 40% होते हैं, जबकि थर्ड ट्राइमेस्टर में इससे भी बढ़ जाते हैं। अबाउट 40 to 70% जो वो चांसेस होते हैं। ठीक है। तो लिहाजा अच्छा, अब बात आ जाती है कि अगर मदर को इन्फेक्शन है, उसने ट्रांसमिट किया बच्चे को तो उसमें क्या है ना जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं आफ्टर बर्थ। तो उसमें है ना जो बच्चे बेसिकली IUGR होते हैं, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है, उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उनका वजन कम होता है। अच्छा, फिर इसी तरह है ना जो उनका हेड सर्कमफ्रेंस जो साइज़ है हेड का वो है ना छोटा होता है। इसी तरह जो है ना इसके अलावा कार्डियक ना प्रॉब्लम्स है ना जो उनमें हो सकते हैं, और इसके अलावा इसकी तिली बढ़ सकती है, लिवर का साइज़ है ना जो वो बड़ा हो जाता है। अच्छा, अलबत्ता ये है कि ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ पैदा होने से पहले भी आप है ना अल्ट्रासाउंड करके बाज़ चीज़ें पिक कर सकते हैं बच्चों में। जैसे है ना ब्रेन का जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें है ना जो एक ल्यूकोमलेशिया जो टर्म इस्तेमाल होती है, जो ब्रेन के अंदर कैल्सिफिकेशन और वाइट स्पॉट्स है ना जो वो मिल जाते हैं। साइज़ आप उसको छोटा मिलेगा। हार्ट में कोई इशू स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है तो वो पिक हो जाती है। ठीक है, इसका साइज छोटा होता है, बिफोर बर्थ भी ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पिक हो जाता है। इसके अलावा जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें ये प्रॉब्लम्स तो है, माइक्रोसेफली कहा जाता है, हेड का साइज़ छोटा होता है, बच्चे का वजन कम होता है। फिर इसके अलावा आफ्टर बर्थ बच्चा क्या ज़्यादा बीमार रहना शुरू हो जाएगा? फिर ज़ाहिर है एक तो इम्यूनिटी कम होती है, वजन कम होता है, दूसरे ये है कि इनमें जांडिस भी है ना जो वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इनकी जांडिस के ज़्यादा। फिर कंजेंटल हेपेटाइटिस जो पैदाइशी है ना जो हेपेटाइटिस होता है उसके चांसेस है ना जो इनमें है ना जो ज़्यादा होते हैं। ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेशन वाला मामला हो रहा है। तो बहरहाल इसको है ना जो बचाया इसी तरह जा सकता है कि माएँ है ना जो हाइजीन का है ना ख्याल करें। लेकिन अगर डॉक्टर साहब हो गया है, माँ से बच्चे के अंदर ट्रांसमिट हो गया है ये वायरस और आफ्टर बर्थ ये सारा कुछ हो रहा है, तो क्या तब कुछ किया जा सकता है? प्रिकॉशनरी मेजर्स या उसका ट्रीटमेंट ऐसा है कि वो ख़त्म किया जा सके? वायरल इन्फेक्शन है ना जो है जो तो एंटीवायरल ड्रग्स है ना जो जेनसाइक्लोविर वगैरह ये इस्तेमाल की जा सकती है और उससे ना ट्रीट किया जा सकता है इसको। और वो क्या दोबारा हो सकता है? नहीं, दोबारा नहीं होता। अलबत्ता ये है कि अगर ये बड़ों को होना और हेल्दी हूँ
जो एडल्ट्स, तो उसमें तो इसकी ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती। अच्छा। लेकिन चूँकि बच्चों में या न्यू बॉर्न जो होते हैं उनमें इम्यूनिटी और क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है, लिहाजा उनको ट्रीट करने की। लेकिन बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं कि वो जैसे अगर इस सर्दी में वो बच्चे पैदा हुए हैं तो वो बहुत ज़्यादा बीमार होंगे। एक दफ़ा ठीक हो गया, नमूनिया हुआ, ठीक हो गया, 2 महीने बाद दोबारा बीमार हो जाएंगे, चेस्ट इन्फेक्शन दोबारा हो जाएगा। क्या उसकी वजह से ये उसके बैकग्राउंड में ये रीज़न हो सकती है? नहीं, बेसिकली दूसरे वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। इसमें चूँकि स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज़ ऐसी होती हैं तो वो अर्ली पिक हो जाते हैं। अलबत्ता क़ुव्वत मुदाफ़त इससे भी है ना जो साइटोमेगालो वायरस से भी कम हो जाती है। लेकिन पैदाइश के बाद और बहुत से वायरस होते हैं, जैसे जो हमने ब्रोंकियोलाइटिस की बात की है, बहुत से वायरस से ब्रोंकियोलाइटिस हो जाता है, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक तो है, वो है ना जो ज़्यादा, तो इसलिए माँ को ख़ास तौर पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एहतियात करने की ज़रूरत है। अगर इस तरह का इशू है ना जो वो होता है तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखा के उसकी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। ट्रीटमेंट करा सकते हैं, तो इसमें कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खुदा ना खास्ता आपको ये वायरस CMV वायरस हो जाता है तो आप अच्छा ट्रीटमेंट लेकर ये प्रिवेंट कर सकते हैं कि आपके बच्चे के अंदर ट्रांसमिट ना हो। अच्छा, दूसरा जिस तरह हमने बात की थी डायबिटीज़ की, डॉक्टर साहब, कि डायबिटीज़ भी बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वायरसेस तो है लेकिन डायबिटीज़ हमारे दिमाग में आता है कि अच्छा चलो बड़े हो जाएंगे, 40 साल से ऊपर, 50 साल से ऊपर, फिर जाके कहीं ना कहीं डायबिटीज़ होगी। अब तो बच्चों में डायबिटीज़ पाई जा रही है, इसकी क्या वजह है? देखें, जो एडल्ट्स की डायबिटीज़ और जो बच्चों की डायबिटीज़ में थोड़ा डिफरेंस होता है। क्या? बच्चों की डायबिटीज़ जो होती है ना, इसमें ज़्यादा जेनेटिक इनहेरिटेंस होती है, यानी कि आप कह लें कि फैमिली में जो रन है जो वो करती हैं चीज़ें जेनेटिकली, ये उसका ताल्लुक इसके साथ ज़्यादा होता है। अच्छा। जो इसको टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस भी कहते हैं, जो छोटे बच्चों में होती है। हाँ। जबकि बड़ों में जो होती है उसको ना टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस कहा जाता है। उसकी और इसके कुछ रिस्क फैक्टर है ना जो डिफरेंट होते हैं। अच्छा। तो हम ज़्यादा है ना जो चूँकि बच्चों पे फोकस कर रहे हैं तो लिहाजा इसी पे है ना जो हम ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। तो इनमें ना जो जेनेटिक इनहेरिटेंस ज़्यादा होती है। अगर माँ को हो, उसके फादर को टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस हो, सिबलिंग्स को हो, तो उनमें चांसेस है ना जो वो बढ़ जाते हैं अगले आने वाले बच्चों में, कि उनमें भी ज़्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल माँ में हो तो 2 to 4% चांसेस होते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटिस बच्चे को भी है ना जो वो हो जाएगी। इसी तरह अगर सिबलिंग्स या फादर में हो तो अबाउट 6% चांसेस है ना जो वो होते हैं कि उनको भी हो जाएगी। इसी तरह जो ट्विन्स होते हैं इनमें चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। अच्छा। डायबिटीज़ मेलाइटिस होने के टाइप 1 में जो। तो ये इसका एक और डिफरेंस ये होता है कि ये सिर्फ ट्रीट की जा सकती है इंसुलिन के साथ। हाँ। जबकि वो टाइप 2 है जो बड़ों में होती है, वो डाइट के साथ और बाकी चीजें भी हो जाती है, और उसमें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स भी इस्तेमाल होती हैं, उनके साथ भी ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन टाइप 1 जो है वो सिर्फ इंसुलिन ही लगेगा, वो सिर्फ इंसुलिन के साथ होती है। तो इसकी है ना जो वो केयर ज़रा ज़्यादा करना पड़ती है। अब आपने पूछा है इसकी है ना जो वजह क्या होती है, बढ़ रही है इतनी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसमें और आज स्पेशली आज इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अंडरस्टैंड करने की और इससे ना जो वो बचने की। अब इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अच्छा। एक तो फैक्टर ये आ जाता है कि जो मदर्स जिनको डायबिटीज़ होती है, खा वो क्रोनिक हो या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हो जाती है। हाँ जी। उनमें जब डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है तो बच्चे का साइज़ बड़ा होता है, मैक्रोसोमिया हम उसको कहते हैं। और फिर जब मैक्रोसोमिक बेबीज़ डिलीवर होते हैं तो उनमें भी चांसेस है ना डायबिटीज़ मेलाइटिस के बढ़ जाते हैं। अच्छा। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा एक तो फैक्टर ये आ जाता है कि अगर माओं को डायबिटीज़ ज़्यादा होगी तो बच्चों में भी ट्रांसमिट होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है। दूसरे ये होता है कि आजकल बच्चे है ना जो उनका लाइफ स्टाइल है ना जो बड़ा डिफरेंट हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल फिज़िकल एक्टिविटी कम होती है, बैठे रहते हैं, टैब पे है ना जो वो खेल रहे हैं, वीडियो गेम्स है ना जो वो खेल रहे हैं, या फिर मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर इतने बिजी हैं कि इर्द गिर्द का कोई पता नहीं होता उनको हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो लिहाजा वो उसमें है ना जो ज़्यादा बिजी रहते हैं। इसके अलावा इसमें ब्रेस्ट फीडिंग में जो कमी है, मदर फीडिंग में, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। उसकी वजह ये होती है कि जो माँ का दूध पीने वाले बच्चे होते हैं ये स्लिम स्मार्ट होते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कम होती हैं, इनमें डायबिटीज़ मेलाइटिस के चांसेस कम होते हैं। जबकि फार्मूला मिल्क है, इसमें बाज़ बच्चों में ना बड़ा एक्सेसिव वेट गेन होता है। तो उनमें जब ओबेसिटी आएगी तो उनमें भी चांसेस ज़्यादा हैं ना जो डायबिटीज़ होने के। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि जो
हमारी डाइट है स्पेशली जो हम बच्चों को देते हैं उनमें भी बड़ी ना चेंजेस आ गई हैं। अब है ना जो जंक फूड है ना इस्तेमाल की जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स बड़ा है ना जो एक्सेसिवली यूज़ होते हैं, जैसे वो बर्गर वगैरह है और सैंडविच एट्सेट्रा। तो एक ये चीज़ भी है ना जो है जो कि इंक्रीज़ कर रही है। तो लिहाजा जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फूड है ना जो वो ऑप्टिमम नहीं है और प्रॉपर नहीं है, और जो ब्रेस्ट फीडिंग और मदर फीडिंग है उसके ना चाहे इसके अलावा जो आपके मुआशरे में जब है ना जो डायबिटीज़ बढ़ रही होती है, जैसे मैंने बताया कि माओं को अगर है तो वो भी है ना तो वो बच्चों में ज़रूर ट्रांसमिट होगी चांसेस ज़्यादा तो इसलिए अपना ख्याल रखें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अपनी डाइट का, अपनी हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखें। जो माएँ हैं जो हमें सुन रही है उनको मैं बोल रही हूँ, कोई भी वायरस हो, कोई भी इस तरह की इलनेस हो तो डॉक्टर से जाके ज़रूर कंसल्ट करें। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। बच्चों के हवाले से हम बात कर रहे थे कि उनको हेल्दी किस तरह बनाना है। अगर माएँ हेल्दी रहेंगी तो बच्चे भी ऑटोमेटिकली हेल्दी ही होंगे। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं ख़वातीन के हवाले से, या अप्रोप्रिएट नहीं होगा ख़वातीन नहीं, सबके हवाले से, क्योंकि सेहत का ख्याल रखना या अपने जिस्म का ख्याल रखना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। अच्छा, दूसरा बहुत से लोग, क्योंकि ये सर्दी है और सर्दियों में हम लोगों ने गर्म पानी का इस्तेमाल हमारा बहुत ज़्यादा घरों में बढ़ जाता है, क्योंकि गीज़र्स नहीं चल रहे, गैस नहीं आ रही है, तो चूल्हे के ऊपर बहुत सारे लोग जो है ना गर्म पानी करके फिर नहाने जाते हैं या मुंह हाथ धोते हैं। तो गर्म पानी की वजह से आपका कभी कभार इतना गर्म पानी आपके ऊपर गिर जाता है, खुदा ना खास्ता, तो आप जल जाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बर्न बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, बहुत से लोगों को इस्त्री लग जाती है, और ख़ासतौर पर जो बाइक जो लोग चला रहे होते हैं सिलेंसर लग जाता है और उसका भी बहुत बुरा जो है निशान पड़ जाता है आपकी बॉडी के ऊपर या आपकी टांग के ऊपर। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है जनाब, इसका एक हल है, वो है कि आप किस तरह सर्जरी के थ्रू दोबारा से आप अपने अज़ा को या अपने जल्द को बेहतर बना सकते हैं, या अपनी जो आपकी पर्सनालिटी है उसको इन्हांस कर सकते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी भी बहुत ज़्यादा हो रही है कि अगर किसी को अपना नाक पसंद नहीं है वो अपना नाक चेंज करा लेता है कॉस्मेटिक सर्जरी के थ्रू। किसी को अपने लिप्स पसंद नहीं है तो वो अपने लिप्स जो है ना उसमें थोड़ा बहुत कह ले कि चेंजिंग्स करा लेता है। मतलब फेस पे आप कुछ भी करा सकते हैं, इवन तो कि आप बॉडी पे अपने कुछ भी करा सकते हो कॉस्मेटिक सर्जरी के थ्रू। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि हमारे यहाँ पे होता है कि अगर कोई आपका जला है तो फ़ौरन से या तो टूथपेस्ट लगा लो या कोई और चीज़ लगा लो कि आपका जो वहाँ पर जलन ना हो या पस ना पड़े। तो क्या ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या अगर आपके कोई जल जाता है तो उसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हमें लेने चाहिए? तो इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आयशा उस्मान, कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन, मौजूद हैं इन स्टूडियो में। डॉक्टर आयशा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मनीबा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। अच्छा डॉक्टर आयशा, जिस तरह सर्दियों का मौसम है उसमें पता है आपको गर्म पानी के साथ हम लोग नहा भी रहे होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं कि जलने के, कि पानी ऊपर गिर गया, गर्म पानी, इस्त्री लग गई। तो इस तरह के जो केसेस आते हैं, सबसे पहले तो बताइए कि फ़ौरन से हमें क्या करना चाहिए? हमारे दिमाग में तो आता है टूथपेस्ट लगा लो उसके ऊपर फ़ौरन से, क्या वो लगानी चाहिए? अगर जल जाए कोई हिस्सा आपका तो फ़ौरन से क्या करें हम लोग? अच्छा, देखें, जहाँ तक तो आपने बात की कि हमें क्या इक़दामात लेने चाहिए, सबसे पहले तो प्रिवेंशन आ जाती है कि अगर जिस तरह गर्म पानी है तो हमें बच्चों को कहना चाहिए कि उसके करीब ना जाएं, या इस्त्री लगी हुई है तो पहले तो प्रिवेंशन आ जाती है कि हमने उसको प्रिवेंट करना है। अगर फॉर इंस्टेंस गर्म पानी बच्चे पे गिर ही गया है तो गर्म दूध बहुत से बच्चों पे गिर जाता है, हाँ, बॉयल होते हुए। जी बिल्कुल। और उस पर ये भी होता है कि अगर गर्म पानी है और उसमें चीनी डली हुई है या चाय है तो वो ज़्यादा बर्न करेगी बजाय हाँ जी, क्योंकि उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है दूध का वो ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा
बर्न करेगा फुल थिकनेस। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर फॉर इंस्टेंस किसी के ऊपर गर्म पानी गिर गया तो आपने उस पर पानी लगाना है। अगर तो ठंडा पानी, हाँ जी, अगर ठंडा पानी है तो आपने उसके ऊपर हाथ को बिल्कुल ठंडे पानी के नीचे रख देना है, ताकि वो जो बर्न है, जो वो स्किन के अंदर ज़्यादा गहराई में जा रहा है, वो बच सके। हमारे यहाँ एक मिथ है कि जी पानी नहीं लगाना, छाले बन जाएंगे। Exactly, हमारा तो ये होता है कि फौरन से ना आप टूथपेस्ट लगा लो, पानी ना लगाओ कि वो छाले बन जाएंगे। अच्छा, टूथपेस्ट का भी एक ये है कि कोई भी ऐसी ठंडी चीज़ जो उस बर्न को डीप होने से बचाए। टूथपेस्ट बेसिकली उसके अंदर एनेस्थेटिक होता है और उसमें एक ऐसा ठंडा बेसिकली उसका होता है कि वो ठंडक, हाँ, और उसको बर्न की जो डेप्थ है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम करते हैं। अच्छा। इसी तरह जिस तरह अगर आग लग गई है खुदा न खास्ता, तो सबसे पहले तो हमें उस एरिया से बच्चे को निकालना है कि वो उसमें ज़्यादा ना होती जाए। कपड़े हैं या नायलॉन के कपड़े हैं तो उन्हें हमें फ़ौरन से पहले एक तो आग बुझानी चाहिए, पानी फेंक के या किसी भी तरह कूल करना चाहिए, ताकि वो बर्न की डेप्थ जो है वो ज़्यादा ना हो। ठीक है। लेकिन क्या पानी पानी के नीचे अगर हम लोग हाथ रखें तो क्या तब भी वो छाले बनते हैं या नहीं बनते? ये हमारी मिथ ही है कि पानी के नीचे हाथ नहीं रखना ताकि छाले ना बने। जी, अच्छा, जो छाले बनना है जिसे ब्लिस्टर्स कहते हैं, ये एक बर्न में से अच्छा बर्न है, बजाय इसके ऐसा बर्न जो सफ़ेद हो जाए। बेसिकली जो छाले बनना है ये बात बताता है कि बर्न अभी इतना डीप नहीं हुआ। अच्छा। छाले बनना, पेन का होना उस जगह, ये अच्छी बात है। हमारे यहाँ लोगों का ये मिथ है कि जी छाले बन गए हैं तो ये बहुत ख़तरनाक बात हो गई है। ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि छाले बनने का मतलब है कि बर्न सुपरफिशियल है और वो बर्न जो है पहली लेयर तक गया है जिसने छाला दिया है। अगर वो बर्न नीचे तक और सफ़ेद हो जाए, अच्छा, और आपका जो जला हुआ एरिया है वो वाइट लेदरी टाइप का हो जाए, तो इसका मतलब है कि बर्न डीप हो गया है। आपने अक्सर देखा होगा इस्त्री जब लगती है तो अगर तो छाला उससे बना है तो ये अच्छी बात है, बजाय इसके कि वो इतना सफ़ेद हो जाए कि वो लेदर की तरह हार्ड हो जाए। तो वो नहीं होना देना है। अगर मतलब एक वो लेयर है, अगर वो छाला बन रहा है तो फिर तो वो ठीक है, लेकिन फौरी से हम लोगों ने सिर्फ सादे पानी के साथ धोना है। अगर किसी भी तरह का बर्न हो जाए तो उसे ठंडा करना है। आप इसकी मिसाल इस तरह ही लेने की जिस तरह अगर हांडी जल रही होती है तो आपने अक्सर देखा होगा कि हांडी को हम पानी में रख देते हैं ताकि उसका जो, हाँ जी, ताकि वो कूल डाउन हो जाए, उसकी जो डेप्थ है वो ज़्यादा उस तक ना पहुंचे और वो ज़्यादा ना जो अंदर मसाला है वो ख़राब हो। तो इसी तरह बर्न का भी ये है कि आपने फ़ौरन उसे ठंडा करना है। जितना एरिया उसका गर्म लगा हुआ है, अगर वो हम रहने देंगे तो वो और एरिया मज़ीद डेप्थ में भी जाएगा और उसका एरिया बढ़ेगा भी। तो आपने उसे हर हालत में उसे कूल डाउन करने की कोशिश करनी है। इसी तरह अगर आग लग गई है किसी तरह और वो बुझ नहीं रही है या बच्चा तड़प रहा है तो उसे फ़ौरन ठंडी चीज़, अगर पानी नहीं है तो जो भी चीज़ ठंडा अवेलेबल है उसको आपने उससे बर्नट एरिया को कूल डाउन करने की कोशिश करना है। अच्छा, ये तो चले घर में जो बर्न होते हैं ना, अब जैसे एसिड अटैक्स हो रहे होते हैं, बहुत से केसेस आते हैं हमारे पास, तो उसका भी क्या इलाज है? या अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई चीज़ गिर जाता है, कोई केमिकल आपके ऊपर गिर जाता है, एसिड गिर जाता है, तो तब भी क्या फ़ौरन से हम लोगों ने पानी के नीचे ही अपने उस जिस्म के हिस्से को रखना है? जी बिल्कुल। अब जिस तरह हम लोग ब्लीचेस वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें भी हमने फौरी तौर पे पानी से उसे धोना है। बेसिकली एसिड बर्न की ट्रीटमेंट ही यही है कि उसे फौरी तौर पे उसको वॉश आउट किया जाए। और इसमें बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें नहीं पता होता ये कौन सा केमिकल है। और अगर खुदा ना खास्ता हमने उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ लगा दी जिसमें एसिड बर्न के ऊपर बेस लगा दिया, तो फिर वो सॉल्ट बनेगा और उससे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो सबसे सेफेस्ट तरीका यही है कि हम उसे वाटर के नीचे रखें और उसको न्यूट्रलाइज करें। और जितनी देर, और वाटर के नीचे बस रख के नहीं होना, अगर तो हमें पता है कि ये ज़्यादा जलन कर रहा है तो उसे रखे रहने दें, ताकि वो कम से कम हाफ एन आवर तक उसे हम उसका pH जो है उसको डाइल्यूट करेंगे ताकि उसको करे, क्योंकि अस्पताल पहुंचते पहुंचते टाइम लगेगा। और अगर वो विंडो मिस कर दी जाए
एसिड बर्न या फ्लेम बर्न या वाटर बर्न में, हॉट वाटर बर्न में, तो वो फिर मतलब इलाज भी करना डॉक्टर्स के लिए भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये तो हमने बर्न्स के बारे में बात कर ली ना, कि ये इस तरह के अगर आपको कोई जल जाता है, आप पानी गिर जाता है, इलेक्ट्रिक बर्न हो जाता है, एसिड बर्न हो जाता है, तो आप प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू उस सिचुएशन को या उस हिस्से को बेहतर कर सकते हैं। अब और कौन कौन से प्रोसीजर्स आ गए जिसको कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कहा जाएगा, कि अगर आपको नाक अपनी पसंद नहीं है तो आप नाक सही करा लो, आंखें सही, अगर पसंद नहीं है तो आंखें सही करा लो। तो इस चीज़ में कौन कौन से कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स आ चुके हैं जो औरतें या मर्द हजरात भी अब करा रहे हैं, कि सिर्फ औरतें ही हैं इस दौड़ में? जी, अच्छा मुनीबा, जहाँ तक प्लास्टिक सर्जरी में केसेस की बात है, प्लास्टिक सर्जरी बेसिकली रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी इसमें आती है, जिसमें रिकंस्ट्रक्टिव में मैं जैसे आपको मिसाल दूं कि जिस तरह अगर एक ट्रॉमा के साथ आया है, एक पेशेंट की बोन एक्सपोज है और उसके ऊपर जिल्द नहीं है और हड्डी उसकी बाहर है, तो ऑर्थो कि जो हमारे कुलीग्स हैं वो उसे मैनेज करके प्लास्टिक सर्जन्स के पास भेज देते हैं कि अब आपने इसके ऊपर जिल्द लगानी है, फ्लैप लगाना है या उसके ट्रीटमेंट करनी है। एक तो ये आ जाता है। दूसरे इसमें स्किन कैंसर्स आ जाते हैं। फिर इसमें जिस तरह अगर ब्रेस्ट की सर्जरी है, जबकि और उसमें मिस्टेक्टमी हुई है और हमने ब्रेस्ट को बनाना है, तो हम पेट से लेके ब्रेस्ट को बनाते हैं और ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, या पीछे वाले आपके जो आर्मपिट के नीचे जो मसल और स्किन होती है उससे हम ब्रेस्ट बनाते हैं। हमारी ख़वातीन को, बहुत सारी ख़वातीन को इस बात का नहीं पता कि मिस्टेक्टमी के बाद प्लास्टिक, यानी अगर छाती रिमूव हो गई है कैंसर की वजह से, तो ब्रेस्ट भी बनाई जा सकती है। और ये प्लास्टिक आ चुकी है। जी, ये प्लास्टिक सर्जन्स बनाते हैं। तो ये तो आ गई रिकंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। फिर आ जाता है बर्न्स, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जिसमें एक्यूट बर्न्स आ जाते हैं और क्रॉनिक केसेस आ जाते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है एस्थेटिक्स आ जाते हैं और कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स आ जाते हैं। और उसमें फिर जो ख़वातीन के हवाले से आप पूछ रही हैं, तो उसमें फिर डिफरेंट है, जिस तरह फेशियल रीजुविनेशन, जिसे कहना कि फेस को खूबसूरत दिखाने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं वो आते हैं। फिर हमारे पास ब्रेस्ट की, जैसा मैंने बताया है, ब्रेस्ट की इम्प्लांट्स आते हैं, ब्रेस्ट लिफ्ट है, ब्रेस्ट रिडक्शन है। फिर इसके अलावा एब्डोमिनल सर्जरीज आ जाती हैं, जिसमें बॉडी को कंटूर करते हैं हम, जिसमें एब्डोमिनोप्लास्टी आ जाती है, लाइपोसक्शन आ जाता है, और इस तरह के डिफरेंट, ये सारी चीज़ें आ जाती है। लेकिन फेस पे आजकल जैसे तरह मैंने बात की है कि सर्जरीज हो रही हैं या एस्थेटिक या कॉस्मेटिक सर्जरीज प्रोसीजर्स हो रहे हैं, कि जी आप अपना नाक छोटा करा सकते हैं, आप अपने लिप्स को जो है ना वो जिस तरह भी आपको चाहिए आप वो बनवा सकते हैं, आप अपने चेहरे को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट हो रहा है आजकल, बिल्कुल ही रिंकल फ्री हम लोगों के चेहरे देख रहे हैं, हमारी एक्ट्रेसेस भी आती है उनके देख रहे हैं। तो ये इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है या सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट्स ही होते हैं, या साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं इन प्रोसीजर्स के? जी देखें, इन प्रोसीजर्स के साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं, और हम पेशेंट्स को काउंसल करते हैं। जिस तरह अगर आप बोटॉक्स की बात कर लें, बोटॉक्स से शुरू करते हैं, जो कि बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है और जो एस्थेटिशियंस भी कर रहे हैं और प्लास्टिक सर्जन्स भी कर रहे हैं। अच्छा, अब बोटॉक्स का ये है कि बोटॉक्स मसल को पैरालाइज करता है और रिंकल्स दूर करता है। अगर फोरहेड पे हम बोटॉक्स लगा दें तो उसमें ये है कि रिंकल्स चले जाते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कि जिनकी ब्राउ ड्रूप करती है, जिसे कहते हैं कि ड्रूप कर जाती है। अब अगर तो बोटॉक्स ऐसे सही एरिया पे ना लगाया जाए और ऐसे एरिया पे लग जाए जहाँ पे हमें उसका इफेक्ट नहीं देना था, तो हमारे पास इसकी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। इसी तरह फिलर्स के साथ आते हैं, फिलर्स लगा हुआ है और उसमें सॉसेजेस सी बन गई हैं, और अंडर आई के नीचे अक्सर हमने देखा है कि सॉसेजेस बन जाते हैं, और वो बेसिकली वो फिलर का एक्सेस होता है। इसी तरह बहुत सारी इन्वेसिव प्रोसीजर्स में भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, लेकिन उसमें यही है कि हमें एक तो मुस्तनिद डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बहुत स्टेरिलाइज्ड एनवायरनमेंट होनी चाहिए,
जिसमें स्टेरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट हों और लेकिन कब ये कौन सी एज में डॉक्टर आयशा आप बताएंगी कि ये आप लोग सजेस्ट करते हैं, ये रिकमेंड करते हैं कि इस एज में ये कराना चाहिए जितने भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं? देखिए, अगर तो पेशेंट यंग है और उसको इतना मसला नहीं है तो हम उसको काउंसल करते हैं कि अभी आपको ज़रूरत नहीं। एक मुस्तनद और अच्छे डॉक्टर की यही पहचान है कि वो पेशेंट को काउंसल करे और उसे बताए कि उसको किस हद तक ज़रूरत है। जैसे अगर एक 15 साल की बच्ची आएगी और वो कह रही है कि मैंने फिलर लगाना है या उसको इस तरह का प्रोसीजर कराना है, तो शायद हम उसे रिकमेंड ना करें। लेकिन यही अगर पेशेंट 40 में या 35 प्लस में आती है हमारे पास और हमें लग रहा है कि इसे विजिबल ज़रूरत है, तो फिर हम इसे हेल्प आउट करते हैं। और दूसरी बात मुनीबा एक ये भी है कि एक तो है कि आपकी सेल्फ इस्टीम लो हो रही है, तो अगर तो हम देखते हैं कि ये पेशेंट इसको हम हेल्प आउट कर सकते हैं और इसका हिस्ट्री में अगर हमें पता चले कि इसको ज़रूरत है, तो फिर हम पेशेंट को ज़रूर उसको हेल्प आउट करते हैं और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम बढ़ाने के लिए कि आप करा सकते हैं ये प्रोसीजर। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि ये हैबिचुअल है, ये एक डॉक्टर के पास से होके आया है, वो उससे खुश नहीं है, उसके बारे में भी कंप्लेंट कर रहा है और ये बार बार सर्जरीज करा रहा है, फिर हमें रेड फ्लैग होता है कि नहीं, ये एक ऐसा पेशेंट नहीं है जिसको ज़रूरत है और ये साइकोलॉजिकली फिट नहीं है पेशेंट कि इसकी सर्जरी की जाए। इवन ये डॉक्टर के लिए भी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर आयशा मुझे ये बताइए कि क्या हमारे जो जिस्म में एक्सेस जो फैट होता है, क्या उसको किसी और तरीके से यूज़ किया जा सकता है? एक्स्ट्रा जो फैट होता है हमारा। जी मुनीबा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि आजकल हर कोई चाहता है कि उसकी फ़ैट जो है वो मतलब उसका वेट लूज़ हो और उसकी फ़ैट चली जाए। लेकिन बिलीव यू मी, ये फ़ैट कैन प्ले वंडर्स। ठीक है। अच्छा, वो कैसे? मतलब हमारा तो होता है हम पतले नज़र आए, बस हमारा फैट, एक्सेस फैट जो है ना वो ख़त्म हो जाए जी, लेकिन वो वंडर्स कर सकता है कैसे? जी देखिए, जो फैट सेल्स हैं ये है इनरिच्ड विद स्टेम सेल्स। ठीक है। स्टेम सेल्स आप एक आम ज़बान में ऐसा समझ लें कि जितने भी हमारे ग्रोथ फैक्टर्स हैं और हमारे जो सेल को और वूंड को हील करने में जो अच्छे सेल्स चाहिए ना, वो स्टेम सेल्स होते हैं। वो स्टेम सेल्स हैं और वो फैट में मौजूद हैं। अच्छा, अब बहुत सारे पेशेंट इस तरह आते हैं। अब ये जो फिलर्स की अभी हम बात कर रहे थे, बहुत सारी ये एक आर्टिफिशियल वे है कि फिलर लगा दिया जाए तो आपके रिंकल्स, लाइंस, डिप्रेशंस, एक्नी स्कार्स दूर होते हैं, जो खड्डे पड़े होते हैं। वो एक आर्टिफिशियल वे है फिलर्स का कि आपने फिलर लिया और वो आपने इंजेक्ट कर दिया। अगर यही हम फैट लेके जिस बॉडी के हिस्से में, वैसे तो ज़्यादातर एब्डोमेन पे हमें मिलती है, अगर हम उसे कैनुला के ज़रिए सक कर लें और इस फैट को डॉक्टर्स ही एक ख़ास मेथड के ज़रिए उसको बिल्कुल लिक्विफाई कर लें और उसको उन एरियाज़ में डालें जिस तरह फेस रिजुविनेशन में यूज़ करें, तो ये फिलर से ज़्यादा बेहतर है। वाओ! क्योंकि एक तो ये नेचुरल है, दूसरा इट इज़ इनरिच्ड विद स्टेम सेल्स। और आजकल तो नई जो टेक्निक आई है उसमें हम हेयर ट्रांसप्लांट के साथ भी हम लोग स्टेम सेल्स जो है वो इंजेक्ट कर रहे हैं। मतलब आपका ही फैट यूज हो रहा है और अच्छे के लिए यूज हो रहा है। वाह जी वाह। और उसमें एक फ़ायदा ये भी होता है जो कि हम पेशेंट को बताते हैं और इंटाइस करते हैं कि यू बाय वन यू गेट वन फ्री। यानी आपका एक तरफ से तो हम फैट निकाल रहे हैं टमी से और उसको यूज़ कर रहे हैं आपके फेस पे, तो उसमें मतलब पेशेंट के लिए भी फ़ायदा है कि बजाय वो फिलर्स के लिए जाए, और फिलर्स तो लॉन्ग लास्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं करते, वो तो 3 to 4 months, सॉरी जो फिलर्स है वो 1 year तक लास्ट करते हैं, 6 to 1 year जी। ओके। लेकिन जो बॉडी की फैट है, एक तो वो एनरिच्ड है, आपका अपने ही अच्छे सेल्स जो हैं वो उस जगह पे डाले जा रहे हैं, और दूसरा ये कि ये लॉन्ग लास्ट करता है। यानी आप मोटे होगे तो आपका फेस बहुत ज़्यादा नहीं मोटा होगा, लेकिन वो फैट जहाँ पे डाली गई है वहाँ पे आपका वेट गेन के साथ वो फैट भी इंक्रीज़ होगी। इसी तरह अगर आप सीए ब्रेस्ट के मैं आपको बताऊं कि अगर जैसा बाज़ औक़ात हम लंप रिमूव करते हैं सीए ब्रेस्ट में,
और वहाँ पे एक डेंट सा पड़ जाता है ब्रेस्ट में, उसमें अगर फैट डाल दी जाए तो वो उसको कंटूर में यूज़ होती है। इसी तरह मेल के केस में आप देखें बहुत सारे लोग एब्स बना रहे हैं, सिक पैक्स बना रहे हैं। वो क्या है कि वो एब्डोमेन की फैट एक जगह से सक कर दी जाती है, डिजाइन किया जाता है बाकायदा। अच्छा। जी, एब्स डिजाइन, ये एब्स भी बन रही है कॉस्मेटिक सर्जरी में, वाह जी वाह। उसमें फैट को ऐसे एरिया से निकाला जाता है जो कि मसल के साइड पे, और फिर ऐसे एरिया पे इंजेक्ट किया जाता है ताकि वो 3D इफेक्ट दे के एब्स बनाए जाए। वाह, तो फैट का रिजुविनेशन अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है फैट का। क्या बात है, मतलब आप बॉडी कंटूरिंग के साथ साथ एब्स भी बना सकते हैं, क्या बात है। लेकिन जाते जाते आप क्या बोलेंगी, हम अपनी स्किन को ग्लोई बनाने के लिए या फ्रेश दिखने के लिए क्या करें, देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? जी, उस पे जी सबसे पहले तो लाइफस्टाइल है, ठीक है। उसमें आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल हो, हेल्दी ईटिंग हो, एक्सरसाइज हो, अच्छी स्लीप हो, और उसमें ये है कि एक तो ये हो गया। उसके बाद आपने अपने आप को हाइड्रेट रखना है, ठीक है। आपने अपने सन ब्लॉक का यूज़ करना है, आपने ऐसे क्रीम्स यूज़ करने हैं अगर आपकी एज ऐसी है, रेटिनॉल्स जिसे कहते हैं, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, ये अपनी डाइट में ऐड करना है, और अच्छा हेल्दी खाना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी स्किन को ग्लो करती हैं और खूबसूरत बनाती हैं। ठीक है जी, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करें, अपनी डाइट को बेहतर करें और हाइड्रेट रखें अपने आप को, तो आपकी स्किन जो है खुद ब खुद ग्लो करना शुरू कर देगी। डॉक्टर आयशा उस्मान हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर आयशा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई, और हम जो जला हुआ अगर आपका कोई जिस्म का हिस्सा है उसको किस तरह प्लास्टिक सर्जरी के साथ बेहतर किया जा सकता है, और मज़ीद भी हमने इस पर बात की है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ खाने पीने के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि सर्दियां हैं और सर्दियों में हम सबको यही होता है कि जनाब हम वो वाली डाइट्स लें जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाएं और हमारा बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मल रहे। तो उसकी वजह से हम लोग ज़्यादातर गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं और हलवा जात बनाए जाते हैं घरों में। गाजर का हलवा बनता है जनाब, गजरेला बन रहा होता है, बाकी हलवा जात भी खाए जा रहे होते हैं। और उसके साथ साथ एक और चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ख़ास तौर पर वो उन्हें खिलाई जाती है जो अभी न्यू बॉर्न बेबीज़ की माएँ बनी है, मतलब जो छिले में होती हैं या जिन्होंने अभी बच्चा पैदा किया होता है, वो पंजीरी उसको कहा जाता है। और वो कहते हैं कि वो ताकत का ख़जाना भी है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली जाती है जो आपकी बॉडी के लिए या ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। तो पंजीरी क्या वाकई ताकत का ख़जाना है? उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हमें करनी चाहिए और उसके खाने का क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए, और क्या हम उसका ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो इस पर बात करनी है हमने। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में हमाला खान मौजूद है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। डॉक्टर हमाला, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? आई एम गुड, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, मतलब बिल्कुल ठीक ठाक नहीं हूँ, थोड़ी बहुत बेहतर हो चुकी हूँ। अच्छा डॉक्टर हमाला, जिस तरह मैंने बात की है कि पंजीरी खाई जाती है, ख़ास तौर पर कहा जाता है कि जो न्यू मदर्स बनी है उनके लिए वो बनाई जाती है घरों में, और उन्हें बोला जाता है कि भाई जब तक आप छिले में है ना, आपने यही खानी है। वाकई ताकत का ख़जाना है पंजीरी के अंदर? बिल्कुल मनीबा, पंजीरी और हलवा जात के लिहाज से अगर प्रेग्नेंट फ़ीमेल्स को देख के बात की जाए तो आप देखें कि प्रेग्नेंट फ़ीमेल्स जब अपना बेबी डिलीवर करती हैं तो एक लिहाज से उनकी बॉडी के अंदर से तमाम न्यूट्रिएंट्स और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं जिनको रिक्रिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि आप सोचें कि एक मदर आफ्टर डिलीवरी अपने पोस्टमार्टम में एक रीस्टार्ट ले रही होती है, रीस्टार्ट अपनी लाइफ का भी ले रही होती है, अपने बेबी
बेबी को भी अपने साथ लेकर चल रही होती है और उसकी इम्यूनिटी और वो सब कुछ इतना डाउन हो चुका होता है कि बेबी के साथ साथ उसको भी उतनी ही डेवलपमेंट, ग्रोथ, नशोनमा, न्यूट्रिएंट्स और फूड की ज़रूरत है जितनी बेबी को है। तो बहुत सारे लोग बेबी के साथ साथ माओं को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो पुराने ज़माने में पंजीरी का एक कॉन्सेप्ट बना था कि पंजीरी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आफ्टर डिलीवरी मदर्स के लिए, वो वाकई एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि आप देखें, अगर आप पंजीरी का एक बाउल इस्तेमाल कर रहे हैं या आप एक मल्टी विटामिन्स की बॉटल इस्तेमाल कर रहे हैं, सो बोथ आर द सेम थिंग्स। आप दोनों में से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ चले जाते हैं और जो हमारी ओल्ड और ट्रेडिशनल चीज़ें बिल्कुल ऐसे हम उनको छोड़ देते हैं। क्योंकि आप देखें उसके अंदर हमारे पास नट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मौजूद है, सीड्स हमारे पास मौजूद हैं, फिर वो बेसन से बनती है या सूजी से बनती है, वो इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके अंदर जो देसी घी जो माओं को प्रॉपर ताकत प्रोवाइड कर रहा होता है, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनकी हड्डियों के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब आप बेबी डिलीवर करते हैं, साथ ही आपका कैल्शियम का जो लॉस है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप आयरन डेफिशिएंट हो रहे होते हैं। बहुत सारी मदर्स आफ्टर डेट कंप्लेन करती हैं बाल घिर रहे हैं, स्किन को ये मसला हो गया, तो उसके अंदर विटामिन ई मौजूद होता है जो आपके स्किन के मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए, ग्लो करने के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो स्पेसिफिकली जो प्रेग्नेंट फीमेल्स अपना बेबी डिलीवर करी हैं पोस्टमार्टम एज में है, तो वो जो माओ ने उनको सिखाया हुआ है पंजीरी वाला, वो ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि फर्दर और लेटर इन लाइफ जो है उनको इस तरह की कन्फ्यूजन और कॉम्प्लिकेशन से वो बच सकें। अच्छा, इसमें ना डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं पंजीरी के अंदर। एक जो मैं जो इसके बारे में पढ़ रही थी वो ये था कि जो इसके अंदर फुल मखाने डाले जाते हैं वो बहुत अच्छा है आपकी बोन हेल्थ के लिए भी, आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसी के लिए भी, आयरन के लिए भी, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। फूल मखाना वाकई ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है और इसके साथ साथ वो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। कॉन्स्टिपेटेड जो पेशेंट्स होते हैं हम उनको फूल मखाना रिकमेंड करते हैं, और अगेन वो अगर पंजीरी के अंदर है तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन से भी प्रिवेंट हो रहे हैं। इसके साथ साथ वेट लॉस वाले पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। इसके साथ साथ अगर आप हाफ कप फूल मखाना को इस्तेमाल करते हैं या 2 मल्टी विटामिन्स की बॉटल्स इस्तेमाल करते हैं तो वो दोनों सेम क्वांटिटी और सेम बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो ये जो डिफरेंट चीज़ें हैं ये आपको इस तरह से बेनिफिट दे रही होती है। इसके साथ साथ पंजीरी और हलवा जात का इस्तेमाल, जैसे आपने बात की कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें एक वजह ये भी है, वैसे तो सर्दी और गर्मी दोनों में इनका बेनिफिट जो है वो सेम रहता है, लेकिन सर्दियों में इसका इस्तेमाल एक इसलिए भी बढ़ जाता है कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं हमारे हाथ पाँव बहुत ठंडे रहते हैं एंड ऑल, तो वो इसलिए क्योंकि आपकी ब्लड वेसल बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो चुकी होती है। इन चीज़ों के इस्तेमाल से क्या होता है, आप ये आपके ब्लड फ्लो को रेगुलेट करते हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपको वार्म फील आती है। इसके साथ साथ ये कैलोरीज में थोड़ा सा डेंस होते हैं, तो जैसे जैसे कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं तो वो अल्टीमेटली आपकी बॉडी को हीट प्रोवाइड करती हैं और आपका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और आप गर्मी का एहसास ले रहे होते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ बच्चों के बारे में बात कीजिए तो बच्चे इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, रेजिस्ट कर रहे होते हैं, हमने नहीं खाना है, हमने क्या खाना है, हमें नहीं चाहिए। बच्चों के लिए आप इसको पाउडर फॉर्म में अगर दूध में मिलाकर या उनको किसी ना किसी तरह से ब्लेंड करके दे दें कि उनको पता ना चले कि उनके अंदर पंजीरी का कंटेंट जा रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, माएँ इस तरह से कर सकती है। अच्छा, ये तो हमने माओं के बारे में, बच्चों के बारे में बात की, जो मर्द हजरात भी खा रहे होते हैं उनको खानी चाहिए। बिल्कुल, मर्द हजरात के तो प्लस पॉइंट होता है कि घर में बन रहा है तो हम खा तो वो खा सकते हैं। मर्द हजरात को हर चीज़ जो है रिक्वायर्ड क्वांटिटी में अलाउड है, अपार्ट फ्रॉम दिस के वो डायबिटिक ना हो, वो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स उनके हाई ना हो, उनका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा ना हो एंड ऑल, सो वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। उनकी भी बॉन्स और उनकी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत और इनके लिए बनी भी नहीं होती है। कुछ मर्द ऐसे होते हैं चोरी करके खा रहे होते हैं, अपनी बीवियों की जो साइड टेबल पड़ी होती है ना वहाँ से निकाल के खा रहे होते हैं कि हम भी अपनी ताकत बना लें। वो करती है कि 2 चम्मच ले लिया एंड फिर उसके बाद छोड़ देते हैं, तो वो बाकी मेल्स के लिए मेल्स खा लेते हैं, कहते हैं जी हम खा लेंगे, कोई मसला ही नहीं है भैया, हम खा लेंगे, खत्म ही करनी है ना। हाँ, तो इसलिए उनको भी क्वांटिटी का ख्याल रखना चाहिए। और दूसरा, अब चले पंजीरी की बात होगी, ये ताकत से भरा हुआ खजाना है, आपने खाना है, लेकिन कितनी क्वांटिटी है वो भी हमने बता दी है। जो हलवे घर में बन रहे हैं, गाजर का हलवा, पेठे का हलवा, कद्दू का हलवा, अखरोट का हलवा, अंडे का हलवा, मतलब सारे हलवा जात ना सर्दियों में बनने ही बनने हैं, तो उनकी क्वांटिटी और क्या वो खाने चाहिए हमें और कितनी क्वांटिटी में खाने चाहिए? बिल्कुल, देखें हम किसी भी पेशेंट को एक तो पहली बात इस चीज़ से मना नहीं करते कि आपने कोई भी चीज़ जो है वो बिल्कुल छोड़ देनी है और उसका इस्तेमाल नहीं करना, चाहे वो हाई कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है या डायबिटीज़ का पेशेंट है। हम हमेशा कहते हैं कि आपने एक
रिकमेंडेड अमाउंट में इस्तेमाल करना है, जितनी आपकी अमाउंट है उसमें आप जरूर इस्तेमाल करिए, बिल्कुल जीरो पे किसी चीज को ना लाएं। हलवा जात का भी अगेन पंजीरी वाले ही बेनिफिट्स हैं कि उसके अंदर आपकी बॉडी को वार्म रखता है, इसलिए सर्दियों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन ई का कंटेंट होता है, आपकी स्किन के लिए, आपके मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाजर का हलवा है तो उसमें विटामिन ए का कंटेंट बहुत ज्यादा मौजूद होगा, आंखों की सेहत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस तरह से डिफरेंट नट्स जो उसमें ऐड होंगे वो अपने हेल्दी फैट्स आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे। उसमें जो सीड्स ऐड ऑन होंगे वो आपको अपने ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो फैट्स होते हैं वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। घी का कंटेंट जो उसमें ऐड होता है वो आपको अपने न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा होता है। तो हलवा जात का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन अगेन बात वही है कि एक रिकमेंडेड अमाउंट में अपनी कंसल्टेंट की रिकमेंडेशंस के मुताबिक हलवा जात तो बनते हैं, बड़े मजे के बनते हैं, और उसके अंदर जो खोया डाला जाता है बिल्कुल, कोकोनट जो है वो भी अपना इफेक्ट चेंज कर रहा होता है एंड ऑल। और ये अगर देखें ना, एक गाजर का हलवा बना है, आप गाजर को रॉ फॉर्म में भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देखिए ना, हम लोग देसी घी भी डालते हैं और खोया भी डाल रहे होते हैं, दोनों को मिक्स करके आप लोग खा रहे होते हैं। बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा, इसीलिए तो वो बहुत ज्यादा कैलोरिक डेंस हो जाता है। जब वो बहुत ज्यादा कैलोरिक डेंस हो जाता है तो फिर हम उसकी क्वांटिटी और कम कर देते हैं। यानी कि अगर आप हैं और आपको अलाउड है कि आप हाफ बाउल खा सकती हैं, लेकिन आप देख रही हैं कि आप उसके अंदर देसी घी और कोकोनट और नट्स का क्वांटिटी जो है वो बहुत ज्यादा होगी है, तो आप उसको हाफ से भी हाफ कर लें, आप क्वार्टर पे आ जाएंगे, आप उससे कम आ जाएंगे, आप टीस्पून पे, टेबल स्पून पे आ जाएंगे। तो वो कैलोरीज जो है वो बहुत मैटर कर रही होती है, क्योंकि अगेन बात वही है कि अगर आप रात को खा के इसको सो जाएंगे तो आपकी कैलोरीज बर्न नहीं हो रही, आपने तो सो जाना है। लेकिन हम लोग तो रात को ही खाते हैं ज्यादातर। आप चले जाए शादियों पे चले जाए, वहाँ पे भी सारे हलवे जो वो रात की शादियां हैं और रात को ही हम लोगों ने वहाँ पे खाने हैं और एंजॉय करना है, फिर आगे सो जाना है। टाइम जो होता है उसका ब्रेकफास्ट का रिकमेंड किया जाता है पेशेंट्स को स्पेसिफिकली, ताकि पूरा दिन में वो कहीं ना कहीं बर्न हो जाए और अल्टीमेटली जो है वो आपको फवायद भी मिल जाए और नुकसानात भी ना हो। लेकिन अगर सपोज हम लोगों ने रात को खाना अब जैसे आदत बनी हुई है ना सबकी रात को खाने की, अगर शादी में भी जा रहे तो वहाँ पे भी रात का खाना है, उसके बाद हम लोगों ने मीठा खाना है, हलवे खाने हैं, तो कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी ऐसा कहवा के जिससे पी ले तो वो उसकी जो कैलोरीज है वो कम हो रहे। हमारा तो यही है ना, खा पी लो, उसके बाद ग्रीन टी पियो और आराम से हमें लगता है कि भाई कैलोरीज बर्न हो रही है। अगर आप रात को खाने की इजाजत लेना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है, आप रात को खा सकती हैं, लेकिन कोई कहवा जात इस पर कोई असर नहीं करेगा कि वो आपको बर्न कर दे। आप फिर उसके अगेन बात वही आ गई ना, आप कैफीन ऐड करके उसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ना, तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो रहा होता है। तो कोशिश करें कि अगर आप रात को भी खा रहे हैं, क्योंकि हम लोग, हमारे में होता है कि हम लोग एक बहुत हैवी मील खाते हैं, फिर ऊपर से हम हलवा भी बहुत उतना ही हैवी मील जितने कैलोरीज हम हलवे से भी ले रहे होते हैं, तो वो दोनों की सेम हो जाती हैं। तो फिर क्या होता है, बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है। बहुत सारे लोग रात को नॉजियस और इस तरह की चीजें फिर फील भी करते हैं शादियों से आने के बाद कि यार रात तो बहुत ज्यादा खा लिया एंड ऑल। तो उन चीजों को रिकवर करने के लिए बेहतर है या तो फिर आप अपना खाने का पोर्शन कम करके, हलवा अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद है तो आप वो ऐड ऑन कर लें, या फिर आप उसको इस तरह से मेंटेन करें कि आप प्रॉपर लेकर कोई वॉक कर लें, 15 मिनट्स की, 20 मिनट्स की वॉक कर लें, ताकि वो बर्न हो जाए, न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपकी बॉडी में आना शुरू हो जाए और उसके बाद जो है आप सो जाए। तो लेकिन अगेन जो लोग इस तरह से नहीं कर सकते उनके लिए बेस्ट टाइम जो होता है वो मॉर्निंग में ही है, वो हलवा खाने का या वो पंजीरी खाने का, वो इस तरह की कोई भी चीज़ वो मॉर्निंग में खा सकते हैं। लेकिन अगर आप हलवा खाने के बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं तो फिर तो वेल एंड गुड है, आप एक्सरसाइज करें और उसके बाद सो जाए। अच्छा, लेकिन जितने भी मैंने नाम लिए थे हलवा जात के, अखरोट का हलवा हो गया, सूजी का हलवा, पेठे का हलवा, कद्दू का हलवा, तो इनमें ग़िज़ाइयत बख्श कौन सा है, सबसे बेहतर कौन सा है जिसमें गाजर का हलवा भी आ जाता है? ये सारे अपने अपने हैं। बिल्कुल ऐसे अगेन हम इसमें ये नहीं कह सकते इंक्लूडिंग पंजीरी, हम इसमें ये नहीं कह सकते कि पंजीरी बहुत बेस्ट है या गाजर का हलवा बहुत बेस्ट है या पेठे का हलवा बहुत बेस्ट है, क्योंकि इसको कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करता है और बनाने पे, कुकिंग मेथड पे डिपेंड करता है। आप बाजार से ले रहे हैं तो आपको नहीं पता उसमें देसी घी कौन सा इस्तेमाल हुआ है, नट्स किस क्वांटिटी के, क्वालिटी के इस्तेमाल हुए हैं, आपको नहीं पता सीड्स उन्होंने किस तरह के ऐड ऑन किए हैं, सूजी कौन से इस्तेमाल की है, दाल कौन से इस्तेमाल की है। सो अगेन ये सारी चीजें उन पर डिपेंड करती हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कोई ऐसा हलवा है जो जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है, क्योंकि ये तमाम तो चीजें खाने के बाद एक हैवीनेस सी फील होती है, डाइजेशन जल्दी नहीं होती है। नहीं, ये सब डाइजेशन पे टाइम लेती है, तो वो जब तक डाइजेस्ट नहीं होंगी तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी में ही रहेंगे। अच्छा, इसमें वेट लूज का एक मैं कंटेंट मैंने स्टार्ट में ऐड किया था, जिसमें कह रही थी कि पंजीरी के इस्तेमाल से वेट लूज, डायरेक्ट वेट लूज आपका पंजीरी के इस्तेमाल से नहीं हो रहा था। उसके अंदर जो फूल मखाने होते हैं, जैसे हमने बात की, वो कॉन्स्टिपेशन और वेट लूज दोनों की तरफ जा रहे होते हैं। अच्छा। तो डायरेक्ट ये लोग जो पंजीरी खा के समझ रहे हैं कि उनका वेट लूज हो रहा है, वो नहीं हो रहा होगा। हाँ, अगर वो एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी में इस्तेमाल करें तो जरूर हो रहा होगा, बल्कि उनको उसके साथ न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे होंगे। बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, लेकिन अपनी क्वांटिटी के मुताबिक।
डायबिटीज़ वालों के लिए क्या गाइडलाइन है, खास तौर पर हलवा जात के लिए? बिल्कुल, डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स जो हैं वो कोशिश करें कि इसमें बिल्कुल रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो है उनके लिए 1 टेबल स्पून है। मैं उन लोगों की बात करी जिनके शुगर लेवल्स बहुत हाई रहते हैं, उनके लिए 1 टेबल स्पून डेली अगर वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं सुबह मॉर्निंग के वक्त दूध के साथ, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। वो इसलिए उनके लिए बेनिफिशियल है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो उनको मिल जाएंगे, उनकी बॉडी को वार्म रखने के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उनकी बोन स्ट्रेंथ को बेहतर करने के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और अल्टीमेटली क्योंकि डायबिटीज़ के बहुत सारे पेशेंट्स हाई शुगर लेवल की वजह से बहुत ज़्यादा वीक हो चुके होते हैं, उनका वेट जो होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। सो वो अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा एनरिच्ड होगा, कैलोरी उनको एक तरह से मिल रही होगी, तो उनकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अगर वो 1 टेबल स्पून से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह इसमें चीनी का इस्तेमाल भी होता है, घी का इस्तेमाल भी हो रहा है, अगर चीनी की जगह हम कुछ और इस्तेमाल, अगर घर में हमने बनाना है तो हम उसका कोई अल्टरनेट और इस्तेमाल कर सकते हैं? आप अगर घर पे बना रहे हैं आप चीनी या तो बहुत ज़्यादा अपनी कम रखें, वो तो हम डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को वैसे भी कहते हैं कि शुगर कंटेंट कम रखें, आप गुड़ का इस्तेमाल कर लें, शहद का इस्तेमाल कर लें, कैलोरीज सबकी सेम ही रहती है, आप इसको सिर्फ कम कर सकते हैं। अल्टरनेट्स जो होते हैं वो भी वही आपको प्रोवाइड कर देते हैं जो आपको चीनी प्रोवाइड कर रहा होता है। सो कोशिश करें कि थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर लें, क्योंकि घर पे बना रहे हैं तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने तरीके से बना सकते हैं। अपने सूजी जो है वो आप उसको थोड़ा सा प्रोसेस्ड वाली ना इस्तेमाल करें, थोड़ी सी कम इस्तेमाल कर लें, ऑर्गेनिक इस्तेमाल कर लें एंड और सो उन चीज़ों से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन अगेन फिर भी क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। क्वांटिटी मैटर्स अ लॉट कि आपने कितनी खानी है, कैलोरीज क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा होती है, तो रिकमेंडेड क्वांटिटी आपको चाहिए और वो आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट ही बता सकती है कि आपने कितनी खानी है। और अगर आप हेल्दी हैं तो फिर भी 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून आप डेली खा लें, लेकिन उसके बाद आप लोगों ने उसको बर्न आउट भी करना है, फिर ही वो फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होगी। डॉक्टर हमाला खान हमारे साथ मौजूद थी। हमाला, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। पंजीरी के हवाले से हम बात कर रहे थे, हलवा जात के हवाले से हम बात कर रहे थे। इसी नोट पे मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।